Hello students, in the last class we discussed differential calculus and in this lecture we are going to study scalar and vector quantities. तो सबसे पहले मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 5 kg सपोज़ किसी बैग के अंदर 5 kg कोई आइटम पड़ा हुआ है, कितना 5 kg। अगर उस बैग के अंदर मैं 2 kg आइटम और डाल दूँ तो टोटल आइटम उस बैग के अंदर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 7 kg हो जाएगा। आपने क्या किया, 2 kg एंड 5 kg को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि कोई लेंथ है, एक वायर है, कितनी लेंथ का, 2 मीटर का। उसमें आपने एक वायर और ऐड कर दिया यहाँ पर, कितनी लेंथ का, 1 मीटर का। अब मैं बोलूँ कि अगर इसकी लेंथ कितनी हो गई, आप बोलोगे 3 मीटर टोटल लेंथ हो गई। क्या किया आपने, 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आपका 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि 10 न्यूटन अगर उधर से लग रहा है, 8 न्यूटन उधर से लग रहा है, इसका मतलब इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरफ से फोर्स लग रहा है, मान लो कितना आपका 2 न्यूटन, और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में भी कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, तो बताओ टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा होगा। तो हमारा आंसर होगा टोटल फोर्स तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि 2 न्यूटन इधर से, 2 न्यूटन उधर से, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर आपने टोटल आंसर 10 + 8 18 क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो क्या होता, गलत होता। यहाँ पर भी 2 + 2 आपने आंसर 4 न्यूटन नहीं बताया, क्योंकि वो क्या होता, गलत होता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने बात करी है, ये क्या है, ये है मास, ये क्या है, लेंथ है। तो मास और जो लेंथ होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आती हैं। क्यों, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बट जो ये फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहाँ पर हमें डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है। 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, डायरेक्शन की, और कुछ क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं। एक इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है सपोज आपका अगेन 10 न्यूटन। अगर मैं आपसे पूछूंगी इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 10 + 50 + 40 + 10। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इनकी डायरेक्शन होती है, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकें वो क्या होती हैं, स्केलर होती हैं। उनकी खास बात क्या होती है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होगी। सो दोज क्वांटिटीज़ which require only magnitude to express them are called scalar quantities, ठीक है। अब व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 3 kg, सपोज मास को हम क्या लिखेंगे, 3 kg। किसी बैग का मास होगा तो आपसे पूछा जाएगा इस बैग का मास कितना है, तो आप इतना नहीं बोलोगे कि इसका बैग का मास 3 है, आपको बाद में भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 3 kg है, 3 ग्राम है, क्या है, 3 मीटर है, 3 मीटर पर सेकेंड है, क्या है। तो आप kg से देख के आपको पता चलेगा कि ये क्या है, मास है। तो ये होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये होती है आपकी यूनिट,
ठीक है। तो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज़ यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी प्रॉपर यूनिट अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। और ये पूरा का पूरा जो चीज़ होती है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू आपका यूनिट, इट इज़ कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। सो 3 kg इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर मास। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड में होता है आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या होती है उसकी यूनिट होती है। अब एक बात बताइए, अगर किसी भी मैग्नीट्यूड में सपोज ये मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, कितना मैग्नीट्यूड 3 मीटर, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी यूनिट से। अगर उस किसी भी मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर दें या किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम डिवाइड कर दें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे क्या बचा, मीटर बचा, ओनली मीटर। क्या मैं इस मीटर को लिख सकता हूँ 1 इंटू मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 इंटू मीटर। तो अगर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर दिया बचा क्या, ओनली यूनिट बचती है। मतलब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड या फिर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, और नंबर इनटू यूनिट, नंबर इनटू यूनिट, उसकी जो प्रॉपर यूनिट होगी वो हम मेंशन करेंगे। तो अगर स्केलर क्वांटिटी को मैं नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, ओनली यूनिट बचेगी। लेकिन उस यूनिट के पास भी एक नंबर ज़रूर होगा और वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। तो होप आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी समझ में आई होगी। और जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम हम कर सकते हैं अगर मोर देन 1 क्वांटिटीज़ हो तो। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो आपका होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या होता है आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। सो व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डेफिनेशन में आपको लिखता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ which require मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी प्रॉपर यूनिट, मैग्नीट्यूड अलोंग विथ डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन to express them completely। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड, और साथ ही किसकी ज़रूरत होती है, उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो आपका मास जो होता है स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, मास को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, लेंथ हमने देखा था, टाइम हमने देखा था। ठीक है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं आप, यहाँ पर डेंसिटी हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वेक्टर में क्या आता है, तो वेक्टर में आपका एक तो आता है फोर्स, क्योंकि डिपेंड करता है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, इधर लग रहा है। एक आपकी आती है वेलोसिटी। ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा नहीं लिख रहे, हाँ, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो वहाँ पर हम हर क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि वो वेदर इट इज़ स्केलर और वेक्टर। ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा इसके एग्जांपल्स हम नहीं लेते। ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ को ग्राफिकली मेथड में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से। तो ये एरो होता है, एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है आपका एरो का टेल, क्या हो गया, टेल हो गया, और ये हो गया आपका एरो का हेड हो गया। जो हेड एरो का है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर। अब ये कोई वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है। ए क्यों लिखा मैंने? अगर फोर्स होता तो मैं क्या लिखता? एफ लिखता। वेलोसिटी होती तो क्या लिखता? वी लिखता। एक्सेलरेशन होता तो स्मॉल ए लिखता। तो ऐसे जनरल वे में मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे ए लिख दिया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम ओनली ए नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर। इसके ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एंड इसको कैसे रीड करेंगे? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। क्लियर? कभी कभार वेक्टर ए बोल दो या ए वेक्टर बोल दो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका टेल, ये हो गया आपका हेड। और जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है इसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, इसके लेंथ मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है वो किसको? डायरेक्शन को। तो कितनी चीज़ें होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में? दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेक्टर क्वांटिटी एनी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को मैं कोई नंबर थोड़ी आएगा, डायरेक्शन में क्या नंबर आएगा? कुछ जैसे यूनिट होती है, यूनिट कोई नंबर होता है, क्या चीज़ होती है? मीटर होता है। तो बट मीटर के साथ क्या लगा होता है? 1 मीटर। तो एक चीज़ हमने यहाँ लिखी थी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? ये होती है एक नंबर इनटू यूनिट। ठीक है, और ये पूरा मिलकर क्या बनता है? एक मैग्नीट्यूड बनता है। ठीक है, यूनिट इंटू नंबर, नंबर इंटू यूनिट क्या बन गया? मैग्नीट्यूड बन गया। एग्जाम्पल आ गया, हम लिखते हैं 3 मीटर। ये क्या है? आपकी यूनिट है। तो उसी तरह जैसे यूनिट जो होती है उसको वो क्या होती है? मीटर होती है, केजी होती है, सेकंड होती है, न्यूटन होती है। तो इस तरह की आपकी यूनिट्स होती हैं, वो यूनिट्स हम यहाँ पे चिपका देते हैं। वैसे डायरेक्शन कैसे क्या होती है? तो डायरेक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये भी डायरेक्शन होगी। टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये भी डायरेक्शन होगी। लेकिन मैथमेटिक्स में हम डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, अप डाउन, लेफ्ट राइट। तो ये चीज़ें तो हम लिख सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, वर्ड के अंदर, बट मैथमेटिक्स के अंदर डायरेक्शन को हम किस तरीके से शो करते हैं? डायरेक्शन को शो करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी? ए वेक्टर। ठीक है, कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, ओनली ऐसे, वेक्टर ए, ये क्या लगा दिया मैंने? ये मोड लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और इनटू क्या कर देंगे हम? इनटू हम कर देंगे डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। सो दिस इज ए कैप, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दैट वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो ये तो है आपका वेक्टर, और ये जो टर्म है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड दिस ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या वो बोलते हैं इसको? ए वेक्टर, ए कैप को डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें और बताता हूँ। तीनों के बारे में नहीं, दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये हो ही गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओ ए कैप क्या आता है? ए कैप आता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये जो मोड ऑफ ए वेक्टर है उसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली ए का मतलब भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर इटसेल्फ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये जो होता है डायरेक्शन, तो जैसे हमने ऊपर देखा था स्केलर क्वांटिटी में कि नंबर इनटू यूनिट, अगर मैं नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या बचता है? ओनली यूनिट। लेकिन क्या यूनिट के पास कोई नंबर होता है? बिल्कुल होता है। कितना? 1। उसी तरीके से अगर मैं वेक्टर को, ये वेक्टर है पूरा वेक्टर, ये भी है, अगर इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? ओनली डायरेक्शन बचेगी। लेकिन क्या उस डायरेक्शन के पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा?
बिल्कुल होगा, कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये भी एक तरह का वेक्टर होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। सो दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। सो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 और यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मतलब 1। तो अगर 1 मैग्नीट्यूड है तो वो क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, एक तरह की डायरेक्शन होती है। तो उस पर आप वेक्टर लगाओ चाहे आप कैप लगाओ, एक ही बात होती है। कैप लगा हुआ तो साफ साफ नज़र आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई वेक्टर्स और स्केलर्स में डिफरेंस की। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की कि किस किस तरह के वेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं टोटल 8 नंबर। तो फर्स्ट आपका है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स कब आपके इक्वल होंगे? तो इक्वल वेक्टर्स की क्या कंडीशन होती है? इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन होती है कि ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स हैविंग both two or more than two vectors having equal magnitudes and direction, equal magnitudes and same directions जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब सेम टू सेम वैसा का वैसा मैग्नीट्यूड हो, वैसा का वैसे डायरेक्शन हो, तो क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अनइक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स मतलब या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या फिर डायरेक्शन अलग अलग होंगी, या दोनों के दोनों ही मैग्नीट्यूड भी अलग और डायरेक्शन भी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स। मतलब जो इक्वल नहीं है वो क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। यूनिट वेक्टर मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1, वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मान लो ई वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एज ए यूनिट वेक्टर, तो आप क्या लिख दोगे? ई कैप, ऊपर कैप लगा दोगे। उसके बाद आता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर्स। ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ही ना हो, मतलब ना तो उसके पास कोई मैग्नीट्यूड हो ना उसके पास कोई डायरेक्शन हो, एंड दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नेक्स्ट वन इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। मतलब एक वेक्टर इस तरफ है और दूसरा भी इस तरफ है। सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। मैंने दोनों की लाइनें एक छोटी बड़ी बनाई है। क्यों बनाई है? मैं ऐसा शो करना चाह रहा हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक तरफ है। तो ये क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स। इस बात में कंफ्यूज मत होना, एक वेक्टर ये लिख रहा हूँ, एक वेक्टर ये लिख रहा हूँ, एंड दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल, दोनों की डायरेक्शन सेम है अगर ये पैरेलल हैं तो। सपोज इस तरफ नॉर्थ है, तो नॉर्थ मैं बोलूँ इस तरफ भी नॉर्थ है, इस तरफ भी नॉर्थ है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके डायरेक्शन को तो कुछ और पॉइंट को इंडिकेट कर रही है, ये किसी और पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? सेम होती है अगर पैरेलल होते हैं तो अगर डायरेक्शन सेम है तो वो क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब अगर एक वेक्टर आपका इस तरफ है, ये हो गया सपोज आपका ए वेक्टर, और एक वेक्टर है आपका इस तरफ, ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब एक इस तरफ डायरेक्शन और एक की डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। एंटी पैरेलल। नेक्स्ट वन इज अपोजिट वेक्टर्स। तो अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे टू वेक्टर्स ये जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। सो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जी हाँ, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड्स होंगे इनके पास और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, तो वो क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर्स।
इन दोनों में आपको थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के अंदर। एंटी पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल की कंडीशन इतनी सी होती है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अपोजिट वेक्टर्स की कंडीशन होती है कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दोनों की अपोजिट होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके अपोजिट वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी-पैरेलल वेक्टर्स, but all the anti-parallel vectors are not opposite vectors. Clear? I repeat, all the opposite vectors are anti-parallel vectors, but all the anti-parallel vectors are not opposite vectors. हाँ, some anti-parallel vectors may be opposite vectors if they have same magnitude. Clear? Next one is collinear vectors. कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, जो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग हो, डायरेक्शन तो सेम होगी, जैसे ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी आपका इसके यहीं पर है, इसके जस्ट ऊपर ही, एक ही लाइन के ऊपर है, अलोंग वन लाइन, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर। दूसरी बात, कोलिनियर वेक्टर डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, हाँ डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है। कोलिनियर, आपको बस ये कंडीशन फुलफिल करनी है, कोलिनियर मतलब अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए, चाहे डायरेक्शन उनकी सेम हो चाहे अपोजिट हो। तो ये हो गया आपके वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए हम बात करेंगे वन डायमेंशनल वेक्टर्स, टू डायमेंशनल वेक्टर्स, थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ दोबारा से कि हमने बात करी थी कि वेक्टर में मैथमेटिकल टर्म में हमें क्या लगाना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हमें मेंशन करनी पड़ती है, और डायरेक्शन में हम अगर कोई लेटर यूज़ कर रहे हैं तो उस लेटर पे हम क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं, और वो लेटर के ऊपर जो कैप होती है वही क्या डिनोट करती है, आपके उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा एक्स एक्सिस इस तरफ होता है, वाई एक्सिस इस तरफ होता है, मतलब हम मैथमेटिक्स के अंदर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट अप डाउन लेफ्ट राइट ये डायरेक्शन हम नहीं ज़्यादा मेंशन नहीं करते। हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, डायरेक्शन के लिए आपके पास एक्स एक्सिस होता है और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, और एक थर्ड और होता है आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। जेड एक्सिस किस तरफ होता है, जेड एक्सिस होता है इस तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। तो क्या मैं यहाँ पे जेड एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं ड्रॉ कर सकता। तो है तो इस तरफ यहाँ पर ये, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ड्रॉ यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, जो अपने मेरा बोर्ड है वो क्या है, टू डायमेंशनल आपका ये टू डायमेंशनल बॉडी है ये, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। 3D में लिखना होगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो ये मार्कर चल नहीं रहा। तो इस वेक्टर को, ये वाला आपका एक्सिस है उसको मैंने कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आई। क्या होता है, आई। लेकिन हमें पता है डायरेक्शन में क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, आई कैप। सो आई कैप इज़ द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप होती है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप होती है। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, के कैप होती है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर द डायरेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्शंस। तो आई कैप क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। सो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया कि 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, तो ये एक वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है, एक वेलोसिटी है। तो आपको इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि मतलब अब कोई पर्सन की स्पीड सपोज ये दे रखी है, इट मीन्स अ पर्सन इज गोइंग इन द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया गया कि एक वेलोसिटी मैं दे रहा हूँ 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये किसकी वेलोसिटी है, इसका मतलब अ पर्सन इज गोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 3 डायरेक्शन यूज़ करी है, एक्स की, वाई की और जेड की। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अपोजिट जाना हो, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अपोजिट जाना हो तो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बताऊंगा। एक्स की डायरेक्शन तो आई है, तो एक्स के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस आई कैप। क्या होती है? माइनस आई कैप। वाई के अपोजिट क्या होता है? माइनस जे कैप। मतलब इसके अपोजिट क्या होगा? माइनस जे कैप। और जेड के अपोजिट मतलब अंदर की तरफ क्या होगा? अंदर की तरफ होगा माइनस के कैप। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स हम लिखे थे, तो अपोजिट वेक्टर्स में क्या होता है, आप वहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देना कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स, इफ़ a vector and b vector are opposite vectors, then we can write a vector is equal to minus of b vector। क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है? a एंड b आर अपोजिट वेक्टर्स। और अपोजिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? दोनों की अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो a का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a वेक्टर का a होता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी होता है। इसका मतलब a इज इक्वल टू बी। बट वेक्टर्स में क्या है लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं 1D, 2D एंड 3D। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो वन डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है। वन डायरेक्शन के अलोंग का मतलब सपोज एक स्ट्रेट रोड है, उस पर अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन हम बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे? या तो हम उसको लिख देंगे 5, अगर हम उसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो हम लिख देंगे आई कैप फॉर्मेट में, वाई एक्सिस मान रहे हैं तो जे कैप में, और जेड एक्सिस मान रहे हैं तो जे कैप में लिख देंगे। अगर आपका आई कैप, जे कैप, के कैप में से एक ही यूज़ हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल वेक्टर्स। ठीक है, मतलब जिसकी डायरेक्शन क्या हो? एक ही एक्सिस के अलोंग हो या वन डायरेक्शनल हो। ठीक है, और दूसरी बात 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के अंदर क्या होगा? जैसे वेक्टर्स इन अ प्लेन। इन अ प्लेन का मतलब ये है कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मान लो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, मतलब इस तरफ कोई वेक्टर है तो वो वन डायरेक्शनल है, इस तरफ है तो भी वन डायरेक्शनल है। बट अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ना तो ये एक्स की तरफ है ना ये वाई की तरफ है, कुछ एक्स की तरफ भी है कुछ वाई की तरफ भी है। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये एक्स की तरफ भी है, वाई की तरफ भी है। तो ये होता है आपका 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। अगर मान लो जैसे बात करते हैं कमरे के अंदर मच्छर मूव कर रहा होता है या चल रहा होता है, वो होता है स्पेस के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या मेंशन करना पड़ता है? 3 डायमेंशनल वेक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। तो 1 डायमेंशनल कोई भी वेक्टर होता है, अगर मैं बोलूँ कोई वेक्टर है आर वेक्टर, कोई वेक्टर है आर वेक्टर, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? या तो मान लो हम उसको लिख देंगे एक्स आई कैप। एक्स आई कैप क्यों? क्योंकि हमने एक ही डायमेंशन यूज़ करी है, दैट इज़ एक्स। हम इसको वाई जे कैप भी लिख सकते थे और वाई जे कैप और जेड के कैप। कोई भी एक ही डायमेंशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड 1 डायमेंशनल वेक्टर्स। अगर 2 डायमेंशन है तो वहाँ पर x भी आएगा और y भी आएगा। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसमें कितनी डायमेंशन यूज़ करी हमने? 2 यूज़ करी। या फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर वेक्टर इक्वल्स टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और कैसे? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। मतलब 2 ही आपको लेने हैं और 2 आप कोई से भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ही लेना है और एक लेना है, एक कोई सी एक्स वाई जेड इनमें से आपको एक ही लेना है। ठीक है, तो ये हो, अगर इस तरह का वेक्टर है वो क्या होगा? 1 डायमेंशनल वेक्टर। अगर 2 यूज आ रहे हैं दैट इज़ 2 डायमेंशनल वेक्टर। और 3 डायमेंशनल वेक्टर जो होगा उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? आई कैप भी यूज़ करेंगे, जे कैप भी यूज़ करेंगे और जेड के कैप भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या हैं? तो एक्स is the magnitude of this vector along x axis, y is the magnitude of this vector along y axis, और z, यहाँ पर z क्या है? z is the magnitude of this vector along z axis। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। So students, now we will discuss combination or addition of vectors।
तो अगर वेक्टर्स आपके पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास वेक्टर्स हैं तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं तो वो हम सीखेंगे, लेकिन वो सीखने से पहले आपको कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। जो फैक्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो लाइन मैंने लिखी है दिस इज एंड दैट इज इफ़ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड एनीवेयर इन स्पेस पैरेलल टू इट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड द वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज आपका कोई वेक्टर है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर यहाँ पे लिख रखा है, ये है वेक्टर ए वेक्टर, और चलो मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस मार्कर से। अगर इस वेक्टर को मैं डिस्प्लेस कर दूँ, यहाँ से कहीं भी डिस्प्लेस कर दूँ, इसकी लेंथ में चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं लेंथ चेंज नहीं करूँ तो इसको इसके पैरेलल ही रखूँ, ऐसे बिल्कुल पैरेलल में रख रहा हूँ, लेंथ चेंज मैं नहीं कर रहा। इसको मैं चाहे यहाँ ड्रॉ करूँ, चाहे मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, चाहे मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसकी लेंथ चेंज ना करूँ और इसके पैरेलल हमेशा इसके पैरेलल रखूँ तो इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को मैं बिल्कुल यहाँ बना दूँ, उसकी लेंथ में सेम रखूँ और डायरेक्शन भी मैं सेम रखूँ, तो ये वेक्टर भी क्या होगा? आपका ए वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? हमें उसे पैरेलली डिस्प्लेस करना है और उसके मैग्नीट्यूड में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो वेक्टर क्या होगा? अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है हमने क्या है? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर्स। जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ये वर्ड बार बार रिपीट होगा तो कंफ्यूज मत होना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, थर्ड इज ओनली वेक्टर्स विच एक्सप्रेस सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये जो लॉ है वो वेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 kg प्लस 2 kg कितना होता है, 2 kg प्लस 3 kg कितना होता है, आप बोलोगे 5 kg। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात पूछूं कि 2 मीटर प्लस 3 kg कितना होता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उनको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दो लेंथ को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 3 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो गया? 8 मीटर। दो मास को आप ऐड कर सकते हो, कितना? 5 kg प्लस 3 kg 8 kg। बट एक मास है, एक लेंथ है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में पॉसिबल होता है? ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ में पॉसिबल होता है। सो वेक्टर्स में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि ओनली वेक्टर्स विच एक्सप्रेस सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड। हाँ, और आप लिख सकते हो और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये थे आपके रूल्स। अब एडिशन के रूल्स क्या क्या होते हैं? ये तो फैक्ट थे आपके। ये रूल्स क्या क्या होते हैं एडिशन के? तो एक तो होता है आपका ट्रायंगल रूल, एक होता है पैरेललोग्राम रूल और एक होता है पॉलीगन रूल। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनको आपको ऐड करना है तो आप कौन सा रूल यूज़ करोगे? ट्रायंगल रूल यूज़ कर सकते हो या पैरेललोग्राम रूल यूज़ कर सकते हो। अगर दो से ज़्यादा हैं तो आप क्या यूज़ करोगे? पॉलीगन रूल यूज़ करोगे। तो हम एक एक करके हम तीनों रूल को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ट्रायंगल रूल? तो पहले लिखा हुआ उसको एक बार मत देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ आपको ट्रायंगल रूल क्या होता है। तो देखिए, ये आपका हो गया एक कोई वेक्टर, क्या? ए वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया आपका कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, आपका इस डायरेक्शन में रहते हैं, ये हो गया आपका बी वेक्टर। अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर को ऐड करना है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इन दोनों वेक्टर्स में आपको क्या करना है? किसी एक का हेड किसी दूसरे के टेल से क्या करना है? ज्वाइन करना है। किसी एक का हेड किसी दूसरे के टेल से ज्वाइन करना है। तो अगर मान लो मैं इसका टेल इसके हेड से ज्वाइन करूं, तो इस तरीके से ज्वाइन नहीं कर देना है कि ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन नहीं करना है। हमें कैसे ज्वाइन करना है? हमें किसी एक वेक्टर को डिस्प्लेस करना होगा। किसी एक वेक्टर को क्या करना होगा? डिस्प्लेस करना होगा। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेस करेंगे अगर किसी वेक्टर को पैरेलली तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं? इस बी वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं। मैं बी वेक्टर को अगर यहाँ लाऊंगा तो टेल से टेल जुड़ जाएगा, लेकिन मैं बी वेक्टर को यहाँ ले आता हूँ। अगर मैं इस बी वेक्टर को यहाँ ले आता हूँ
तो ये आपका हो गया बी वेक्टर। कौन सा? ये वाला। उसको मैं ऐसा कैसा एज इट इज़ यहाँ ले आया, तो क्या ये भी बी वेक्टर है? बिल्कुल, ये भी क्या है? एक बी वेक्टर ही है। ठीक है, उसको मैं एज इट इज़ यहाँ ले आया, डायरेक्शन ना तो डायरेक्शन चेंज करी मैंने, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करा, तो ये भी क्या है? बी वेक्टर है। तो ऐसे आपको क्या करना है? हेड और टेल को ज्वाइन करना है। किसी भी एक वेक्टर का हेड किसी दूसरे वेक्टर के टेल से आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। कोई सा भी हेड कोई सा भी टेल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होता है? दिस इज़ ए वेक्टर। उसके बाद आपको करना है ट्रायंगल कंप्लीट। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको करना है ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगा? अगर मैं इस लाइन यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दूँ तो आप क्या बन जाएगा? ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया। ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी भी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना है बाय डिस्प्लेसिंग वन वेक्टर। ठीक है, पैरेलल टू इट। उसके पैरेलली आप डिस्प्लेस करके कैसे भी आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है? ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। अब बन गया ट्रायंगल। अब इससे समझेंगे हम कि ट्रायंगल लोग क्या होता है। तो अगर आप देख पाओगे, अगर हम हेड से टेल ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ये वेक्टर है बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। ये इस डायरेक्शन में है और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही ऑर्डर में हैं। किस ऑर्डर में? एक ही ऑर्डर में। तो अगर ये जो थर्ड साइड है वो इनके अपोजिट ऑर्डर में होगी। थर्ड साइड है वो इनके अपोजिट ऑर्डर में होगी। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये देखिए ये ऐसे बन रहा है, तो इस साइड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। और ये क्या होगा? इन दोनों का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। अब देखिए रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इफ टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इन एन ऑर्डर मतलब एक ही ऑर्डर में है दोनों, ये इस तरफ वो इस तरफ, तो एक ही ऑर्डर के अंदर है। इन एन ऑर्डर ऑफ अ ट्रायंगल एक्सप्रेस टू वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर, ये जो साइड है दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव साइड्स एक ही ऑर्डर के अंदर है और दो वेक्टर्स को क्या कर रही हैं? एक्सप्रेस कर रही हैं। देन द थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर विल एक्सप्रेस देयर एडिशन और देयर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कीजिए। अब मैं आपको इसके 2-3 आपको एग्जाम्पल और बताता हूँ कि हम किस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 वेक्टर बना रहा हूँ। एक वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, एंड सपोज दिस इज आवर बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर इनका एडिशन आपको करना है, पहला काम क्या करोगे आप? एक का हेड और एक का टेल आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, हम इसके बाद पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या करते हैं? या तो दोनों के टेल ज्वाइन करते हैं या दोनों के हेड ज्वाइन करते हैं। और एडिशन में क्या करते हैं? एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करें? डिस्प्लेस करने से। तो कितने वे होते हैं आपको इनको ऐड करने के? तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोई भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। मैं सारे अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ एक बार। अगर मान लो मेरे को ये जो टेल है वो इसके हेड से ज्वाइन करना है, ये टेल इसके हेड से ज्वाइन करूँगा, तो मुझे इसको डिस्प्लेस करना होगा, यहाँ लाना होगा। तो ए वेक्टर को मैंने बना दिया यहाँ पे, तो मैंने उसको बिल्कुल इस डायरेक्शन में ही मैंने बनाया है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, तो ये भी क्या है? आपका ए वेक्टर है। और इसको डिस्प्लेस करके मैं यहाँ ले गया, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है। ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड। तो हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, तो ये कर दिया हमने ट्रायंगल कंप्लीट। लेकिन ये जो रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होगी, इन दोनों का ऑर्डर देखिए, इन दोनों का ऑर्डर है ऐसे, तो थर्ड साइड इनके अपोजिट होगी, मतलब इस तरफ। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीके, आप बोलो कि हमें तो ये टेल नहीं ज्वाइन करना, हमें तो ये वाला टेल ज्वाइन करना है। तो ये वाला टेल ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे? तो ये वाला टेल ज्वाइन करना है, मतलब आप क्या करो, इसको उठा के यहाँ रख दो या इसको उठा के यहाँ रख दो, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ चिपकाऊँ, तो पहले मैंने क्या करा, ए वेक्टर को यहाँ बना लिया, ए वेक्टर जैसा था मेरा वैसा ही बना लिया, ये रहा आपका ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका ए वेक्टर। और अब बोल रहे हो कि बी वेक्टर को यहाँ ज्वाइन करना, तब भी तो हेड से टेल ज्वाइन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया
और आप क्या कर रहे हो, बी वेक्टर को एल यहाँ जोड़ रहे हो, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। कौन सा, ये हो गया इसी डायरेक्शन में, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा इन थर्ड साइड को ज्वाइन करने से, तो ये थर्ड साइड मेरी क्या होगी, ऐसे थर्ड साइड होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इनका ऑर्डर देखिए, बी इस तरफ, ए इस तरफ, तो ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऑर्डर ऐसा है, तो ये क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और कोई तरीका है टेल से हेड ज्वाइन करने का, तो बस इतने ही तरीके हैं, और ज़्यादा तरीके तो है ही नहीं। या फिर आप बोलो कि इसको ए को उठा के मुझे यहाँ चिपकाना है, ए को उठा के यहाँ चिपकाना है, तो भी वही केस आएगा, ए को उठा के आप यहाँ चिपकाओगे, ये ऑर्डर ऐसे बनेगा, वो ऐसे बन जाएगा। तो देखो हर केस के अंदर ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। तो आप कोई किसी भी टेल को किसी भी हेड से आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इस पर मान लो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस क्या कराता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो एंड सपोज दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल लिखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है, ए बी सी डी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, ट्रायंगल लो आपको लगाना है। ट्रायंगल लो कैसे लगाते हैं, कोई भी ऐसी दो साइड आप देखिए जो एक ही ऑर्डर के अंदर हों, एक ही ऑर्डर में, ये इस तरफ जा रही है, ये अपोजिट आ रही है, एक ऑर्डर में नहीं है। ए और सी को देखिए, ए और सी एक ही ऑर्डर में, तो ए और सी एक ही ऑर्डर में, और बी क्या है, इनके अपोजिट ऑर्डर में है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये ट्रायंगल हो गया, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, थर्ड वन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी दो साइड एक ही ऑर्डर में है। तो P और Q एक ही ऑर्डर में है, Q और PR भी एक ही ऑर्डर में है, R और P भी एक ही ऑर्डर में है, तो कोई अपोजिट ऑर्डर में तो कोई साइड है ही नहीं। तो आप क्या करो, आप किसी एक के ऑर्डर चेंज कर दो, एक का ऑर्डर क्या कर दो, चेंज कर दो। चेंज करोगे, सपोज मैं P को चेंज करता हूँ, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। आपने P को चेंज कर दिया, P की डायरेक्शन आपने क्या कर दी, ये कर दी, आपने डायरेक्शन बदली है। क्या आपने मैग्नीट्यूड बदला है, नहीं बदला। इसका मतलब ये जो वेक्टर, पहले वाला वेक्टर क्या था, P वेक्टर, अब ये क्या हो गया, उसके अपोजिट में हो गया। तो अपोजिट में हो गया तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस P वेक्टर। हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनमें क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं ओनली। अब देखो, अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और माइनस P वेक्टर क्या है, इनके अपोजिट ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब R वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर। इस माइनस P को इधर लाओगे आप, तो ये हो जाएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ये तो वेक्टर में एडिशन हो गया, ठीक है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। मतलब ये है कि अगर आपको ये बोल दिया कि दो वेक्टर हैं या दो वेक्टर में मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्स का। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है कितना, 8 न्यूटन लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ कितना, 6 न्यूटन। दोनों के बीच में एंगल कितना है,
आपका 90 डिग्री। तो बताओ इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करोगे, इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करोगे। तो आपको क्या करना होगा, एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन करना है। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है सपोज, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर 90 आपको दिख नहीं रहा तो 90 में एग्जैक्ट 90 बना देता हूँ। देखिए ये हो गया आपका 8 न्यूटन फोर्स इस तरफ, और इस तरफ लग रहा है कितना फोर्स, 6 न्यूटन। आपसे पूछा टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, तो आपको क्या करना होगा, उनको एडिशन करना होगा। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। तो क्या इनको 6 + 8 कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा। तो एडिशन कैसे होता है, एडिशन करने के लिए हमें एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन करना होता है। क्या यहाँ पे एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन किया हुआ है, नहीं, एक का दोनों के टेल ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन करेंगे। तो मैं 8 न्यूटन को सपोज यहाँ बना रहा हूँ, ये हो गया आपका 8 न्यूटन, और 6 न्यूटन को मैं अगर यहाँ बना दूँ, कहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ, ये हो गया आपका 6 न्यूटन। हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया और पैरेलली डिस्प्लेस किया है, तो ये 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में रहेगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इनको ज्वाइन करा दो, ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इनका ऑर्डर ऐसा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी लेंथ होगी। हमें पता है किसी भी जो वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो की जो साइड होती है उसकी लेंथ होती है, वही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या आप इसका लेंथ निकाल सकते हो, तो आप बोलो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, ये एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये साइड आपकी अगर x हो, या ये साइड आप डायरेक्टली कैसे निकाल लोगे, √8 स्क्वायर प्लस +6 स्क्वायर, मतलब √64 + 36 मतलब √100 मतलब 10। आपका आंसर क्या होगा, 10 न्यूटन। तो अगर 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस तरफ, 6 न्यूटन इस तरफ, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर रिजल्टेंट बना दूंगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो आपने कर लिया, ये कर लिया। कब कर लिया, जब आप दोनों, आपको एंगल क्या मिला था, एंगल मिला था 90 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दो वेक्टर आपको दिए, एक वेक्टर इस तरफ दिया, यही सपोज आपका दे दिया 10 न्यूटन फोर्स का। हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी हो सकता है कोई और वेक्टर हो, मैंने आप फॉर एग्जांपल क्या ले लिया, यहाँ पे फोर्स ले लिया, और एक फोर्स लग रहा है इस पर, बोला इस डायरेक्शन में कितना, वही आपका सपोज 8 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री। कितना एंगल दिया, 60 डिग्री दिया। अब अगर आपको बोले कि भाई इस पॉइंट पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, 10 + 8 नहीं, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, एक का हेड और एक का टेल हम ज्वाइन करेंगे। तो एक का हेड और एक का टेल कैसे ज्वाइन करते हैं, हम 10 न्यूटन को हमने बनाया यहाँ पर, 10 न्यूटन को बनाया यहाँ पर, और 8 न्यूटन को हम यहाँ ले जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, आपका एक का हेड और एक का टेल क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब हमें पता है हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। तो ट्रायंगल को हमने कर दिया कंप्लीट। अब इसकी ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनका ऑर्डर ऐसे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन आप दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, पहले तो ये एंगल 90 डिग्री था तो आपने इसकी साइड निकाल दी, लेकिन अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, टोटल 180, और 180 - 60 120 डिग्री। अब आप क्या ये साइड निकाल सकते हो यूजिंग एनी ज्योमेट्री, तो इसमें थोड़ी सी आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल थोड़ा सा एनालिसिस, कि अगर थीटा आपका कुछ और आ जाए दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो आप इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वही है आपका ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए हम कैसे करते हैं, हम एक पर्टिकुलर थीटा की बात करेंगे, उसमें हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये है आपका कोई वेक्टर बी वेक्टर,
कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, और ये हो गया आपका कोई वेक्टर ए वेक्टर। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और आपको ये दे रखा है कि दोनों में एंगल कितना है, एंगल दोनों में है, सपोज आपको दे दिया एंगल इज थीटा। कितना एंगल है, थीटा एंगल आपका दे दिया। 90 नहीं है, 90 होगा तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था। लेकिन अगर एंगल कुछ थीटा है तब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वही हम डेरिवेशन थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन करेंगे एक। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम हम यहाँ भी बना सकते हैं, हम अलग डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर। क्या हो गया, ये ए वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडिशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा आपका ये वाला, ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी ये वाली। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरा एक नया वेक्टर है, इसका मैंने नाम दिया आर वेक्टर। आर क्यों, रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने डिनोट करा आर वेक्टर से। ये एंगल कितना था, थीटा था। हमें ये जो साइड है ये ए वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए होता है। हमने बोला था बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी बी। यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड होगी ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है आर, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हो गई आर, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ बी, इसकी लेंथ हो गई आर। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इसकी लेंथ। कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी हम ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। तो एक बार के लिए मैं इस बी वेक्टर को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, अब डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना, इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना। इस डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ए वेक्टर को मैंने एक्सटेंड करा, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा आगे की तरफ, इस लाइन को एक्सटेंड करा ऐसे। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया ए वेक्टर। और यहाँ से ये जो पॉइंट था अपना, उस पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ डाल दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी आपका होगा थीटा। क्या एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, देखिए ध्यान से, ये थीटा है। अगर मैं इसको आगे स्लाइड करूं तो एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ये आगे वाला एंगल थीटा ही रहेगा। यहाँ ले आऊँ तो भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो मैं यहाँ से यहाँ ही तो लेके आऊँ तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। ये साइड क्या है, ये साइड है आपकी बी। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को। तो ये जो ट्रायंगल आपका बना है यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल की क्या खास बात है, चलो इसको नाम दे रहा हूँ मैं ओ पॉइंट। दिस इज़ ओ पॉइंट, दिस इज़ पी पॉइंट एंड दिस इज़ क्यू पॉइंट, ओ पी क्यू। और ये आपका हो गया पॉइंट एस। ठीक है, पॉइंट एस हो गया। इधर वाला मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। अब ध्यान से देखो उस ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस में क्या है, पी क्यू एस को हम बाहर निकाल लेते हैं एक बार यहाँ समझने के लिए। ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस, इसको हम बाहर ले आए एक बार, हम वही समझ सकते हैं लेकिन हम बाहर ले आए। दिस इज़ क्यू, दिस इज़ एस, दिस इज़ पी एंड दिस साइड इज़ बी। ये साइड क्या हो गई, बी हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा साइन परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब क्यू एस। सो क्यू एस अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू, हाइपोटेनियस पी क्यू। तो क्यू एस अपॉन व्हाट इज पी क्यू, बी। तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। यहाँ से क्यू एस कितना आ रहा है, तो क्यू एस आपका आ जाएगा, क्यू एस मतलब बी को इधर भेज दो, क्यू एस आ जाएगा बी साइन थीटा। क्यू एस क्या आ गया, बी साइन थीटा। मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ,
ये वाली लेंथ क्या आ गई, बी साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसी तरह कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर, बेस थीटा के बगल में बेस होता है, इस तरफ हाइपोटेनियस है, बेस इज पी एस, सो पी एस अपॉन पी क्यू। नाउ पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू इज बी, पी क्यू इज बी, तो कोस थीटा इक्वल्स टू पी एस अपॉन बी। तो यहाँ से पी एस क्या आएगा, बी को इधर भेज दोगे तो पी एस आपका आ जाएगा बी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद में ये हमने क्यों किया था, ये हमने पी एस और क्यू एस की लेंथ निकालने के लिए किया था। तो इसको मैं एक बार हटाता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आप ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, इस ट्रायंगल को आप देखिए, बिल्कुल बड़े वाले ट्रायंगल को, यहाँ से यहाँ तक जो साइड है, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, बी कॉस थीटा है। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, ओ क्यू एस में ओ एस कितना है, तो आप बोलोगे ओ एस है ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये तो हो गया आपका ओ एस। क्यू एस कितना है, क्यू एस बी साइन थीटा, कितना, बी साइन थीटा, कितना हो गया, बी साइन थीटा। अब ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल, इसी में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ओ क्यू एस, कैसा ट्रायंगल है ओ क्यू एस, सो ओ क्यू एस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस हम लगा दें, पाइथागोरस में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, प्लस ओ एस स्क्वायर। अब व्हाट इज ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू क्या होता है आपका, क्या है, हमने लिखा था आर है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ हमने किससे रिप्रेजेंट करी थी, आर से। तो दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर। व्हाट इज क्यू एस, क्यू एस आपका ये रहा, तो बी साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ एस स्क्वायर, ओ एस क्या है, यहाँ से ये वाला ए प्लस बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये आपका x सपोज, ये आपका y, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखो, इस ए स्क्वायर को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ा आगे लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म्स को देखिए, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर। तो हम ऊपर वाली चीज़ सारी हटा देते हैं एक बार और हम इसको ऊपर लिखते हैं, ये क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आपका होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ दिमाग में चमका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को देख के क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1। तो आर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आता है किसका, आर स्क्वायर का। अब ये मैं एक्सप्रेशन हटा रहा हूँ, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए तो r का फॉर्मूला क्या आ गया, r का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आ गया r का एक्सप्रेशन। ये फॉर्मूला आपको जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है उसी तरह r का ये फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए वेक्टर के अंदर, ठीक है। इसके बिना आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, बहुत सारी फिजिक्स में आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में इसको हम हटाते नहीं हैं एक बार, इसमें देखिए इसमें कुछ एक हम स्पेशल केस करते हैं, केस फर्स्ट केस में हम ये देखेंगे कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर सपोज थीटा 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो इनको कैसे ऐड करेंगे, तो मैं इनको दो मेथड से बताता हूँ आपको। थीटा अगर 0 डिग्री है, पहली बात यहाँ पे थीटा 0 रख दो, थीटा जैसे ही आप 0 रखोगे तो r कितना आएगा आपका, r आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है 1 होता है, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिकॉज कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका r की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये तो होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या है अंडर रूट लगा हुआ है ऊपर, इधर क्या हो गया r हो गया ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट मतलब a प्लस बी, क्या आ गया a प्लस बी। तो r कितना आ गया आपका a प्लस बी आ गया, मतलब r कैसे दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा a प्लस बी, डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे। अगर एरो से हम देखें तो सपोज ये आपका अगर a वेक्टर है और इस डायरेक्शन में ये आपका b वेक्टर है, तो अगर इनका एडिशन आपको करना पड़े तो आप कैसे एडिशन हम कैसे करते हैं, एक का हेड दूसरे के टेल से। तो मैंने a वेक्टर को लाके यहाँ चिपका दिया बस। तो अगर ये साइड b है और ये साइड अगर a है तो टोटल साइड कितनी हो जाएगी a प्लस बी। तो बस वही तो है a प्लस बी, एंगल 0 डिग्री, तो रिजल्ट कितना a प्लस बी। ये केस आप लोग नोट कर लो। हम करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हम थीटा कितना लेंगे, सेकंड केस में हम थीटा लेते हैं 90, जो मैंने सबसे पहले आपको समझाया था 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का एग्जाम्पल से। आंसर कितना आया था 10 न्यूटन। थीटा 90 हम पुट करेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0। तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब r आपका आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस हमने यहीं तो रखा था 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हुआ था, अंडर रूट में आंसर आया था 10 न्यूटन, वो यही था 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड आपका केस सेकंड। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम एंगल लेते हैं 180 डिग्री। कितना एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या होगा, 180 डिग्री में आपको मिलेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। अब कोस 180 डिग्री कितना होता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कोस 180। अगर आपको पता ही नहीं है तो कोस 180 कैन बी रिटन एज कोस 90 प्लस कोस 90। और कोस 90 है तो ये यहाँ 90 का ओड मल्टीपल है तो ये साइन हो जाएगा और थीटा ये रख देंगे। और कोस 180 है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वैल्यू क्या होगी इसकी नेगेटिव होगी। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो गया -1, ठीक है। ये कोस 180 कितना होता है -1 होता है, ठीक है। तो ये -1 है, इसका मतलब 2ab इंटू -1 यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट। ये किसका होल स्क्वायर है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, ठीक है। इसके अब अंडर रूट के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो क्या होगा हट जाएगा, ये आंसर क्या आएगा a माइनस बी।
लेकिन हम इसको a माइनस बी नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है, अंडर रूट का आंसर क्या आता है आपका, प्लस आता है। तो अगर a बड़ा है, सपोज a अगर बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, a माइनस बी, और अगर b बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, b माइनस a। मतलब इसके आगे हम क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं। मोड का मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या निकालनी है, प्लस में निकालनी है। ठीक है, प्लस में क्यों, हो सकता है b बड़ा हो सकता है a बड़ा हो। अगर a बड़ा तो a माइनस बी और b बड़ा तो b माइनस बी। इसका मतलब यही होता है, मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड केस। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला केस, फोर्थ केस, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ केस क्या है आपका, केस फोर्थ आपका है a इक्वस टू बी, है ना। a इक्वस टू बी या फिर b इक्वस टू a, एक ही बात है। ठीक है, हाँ सब ले लो, b इक्वस टू a। b की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, b की वैल्यू हम पुट कर देंगे a के इक्वल। तो उससे क्या आएगा, उससे आपका r जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर, b की जगह हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a इंटू a कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा का अंडर रूट। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। क्या कॉमन आया, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा को, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मेरा लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको 1 प्लस कोस थीटा का एक फॉर्मूला लिखाया था। वो फॉर्मूला क्या था, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला लिखा था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। और यहाँ से 1 को मैं इस तरफ लाया था, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बना था। फिर हमने क्या करा था, हमने बोला कि यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा, तो अगर यहाँ थीटा होता 1 प्लस कोस थीटा, मतलब यहाँ हो क्या रहा है, एंगल आधा हो रहा है, तो यहाँ भी एंगल को क्या कर दो, आधा कर दो। तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो दिस 1 प्लस कोस थीटा कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका अंडर रूट करोगे, 4 का अंडर रूट हो गया 2, a स्क्वायर का अंडर रूट हो गया a, और कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोस थीटा बाई 2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये क्या आ गया, रिजल्ट आपके आ गया 2a कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब अगर इस तरफ भी आपका a वेक्टर है और इस तरफ भी आपका क्या है, a वेक्टर है, और बीच में एंगल कितना, थीटा, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो जनरली बीच, वो आपका हमेशा बीच में ही आएगा। और कितना होगा, अगर ये साइड a है, मतलब ये a है ये b है, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना होगा, ये होगा आपका 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका फोर्थ केस। ठीक है, और लास्ट केस बस करते हैं इसके अंदर, इसी केस के अंदर फिफ्थ। तो इन केस फोर्थ लेट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी लास्ट वाले केस में थीटा हम क्या पुट कर रहे हैं, 90 पुट कर रहे हैं। थीटा 90 है, मतलब और a और b क्या है, इक्वल हैं। तो क्या आया था r की वैल्यू आई थी आपके 2a cos थीटा बाई 2। थीटा अगर 90 रखोगे तो क्या होगा, 2a cos 45 और 2a cos 45 1 बाई अंडर रूट 2। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू a अपॉन अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गायब हो गया, तो आपका r कितना आ गया, अंडर रूट 2 इंटू a। ये आपका था लास्ट केस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लास्ट केस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और नेक्स्ट रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा लंबा बन गया हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर मान लो आपको वीडियो समझ में नहीं आए, बहुत सारा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं, तो आप वीडियो को एटलीस्ट 2 या 3 बार आप देखिए, तो आपके वेक्टर के सारे आपके जो कंसेप्ट है वेक्टर के, वो कंप्लीट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर सकते हो, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक हमने वेक्टर लिया है, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर हमने लिया है, ठीक है। और ये है आपका बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशन में बेसिकली आपको क्या मिलता है, दोनों वेक्टर्स के टेल आपको मिले हुए मिलेंगे, दोनों वेक्टर्स के क्या मिल गए, टेल हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो और पहले ट्रायंगल लॉ में आप क्या करते थे, एक का हेड दूसरे के टेल से आप ज्वाइन करते हो, तब क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। और फिर ट्रायंगल को हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसका इन दोनों का अपोजिट ऑर्डर में जो साइड होती है वही किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। और ये इस तरह से कुछ हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर ये दो साइड, टू एडजेसेंट साइड्स, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, ये दो साइड हो गए, दोनों के दोनों आसपास की साइड है, दोनों दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो डायगोनल बन रहा है, कौन सा डायगोनल बन रहा है यहाँ पर, ये डायगोनल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये डायगोनल। तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर हमने इसको क्या बोल दिया, आर वेक्टर, ठीक है। तो ये है आपका लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब डायग्राम से तो आप ये ड्रॉ कर दोगे, लेकिन इसकी लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो उसका भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है ना, ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ, सेम ट्रायंगल लॉ जैसा ही डेरिवेशन आपको पैरेललोग्राम में देखने को मिलता है। तो आपको अगर ट्रायंगल लॉ वाला एडिशन आता है तो पैरेललोग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम ही डेरिवेशन होता है। कैसे करते हैं इसका डेरिवेशन, तो सेम डेरिवेशन यहाँ पर होता है, मैं इसी डायग्राम के अंदर आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हो गया आपका ए वेक्टर, और ये हो गया कोई बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, और ये साइड भी क्या होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल हो गई, ये हो गई आपका ये वाली साइड, ठीक है। तो इनके बीच में जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका हो गया डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, इनका रिजल्टेंट सपोज आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम क्या लिख रहे हैं, आर वेक्टर हम लिख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आर का फॉर्मूला ए प्लस बी नहीं है, हम मैग्नीट्यूड नहीं ऐड कर सकते, हम वेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आर ए प्लस बी नहीं होगा, आर क्या होगा, आर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था। यहाँ पर अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसकी अगर लेंथ निकालनी है, तो सेम चीज़ आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। क्या ड्रॉ करना पड़ता है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, फिर ये अगर साइड बी है तो ये साइड भी क्या होगी, बी होगी, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये थर्ड साइड हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल से ये बी, ये आपका थीटा एंगल, तो ये आपका क्या आया था, ट्रायंगल लॉ में भी साइन बी साइन आया था, यहाँ भी बी साइन आएगा, ये क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। फिर ये जो ट्रायंगल बन गया यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ये साइड हो गई ए प्लस बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा, तो आर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो सेम एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ तक तो मैं एक बार बना देता हूँ, वहाँ तक तो बिल्कुल क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी।
तो फाइनली आपको यहाँ से भी r की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलने वाली है, r की वैल्यू आपको मिलने वाली है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, आपको r की वैल्यू यही मिलने वाली है। लेकिन यहाँ से हम एक दो चीज़ें और निकालेंगे जो वहाँ से निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या निकालेंगे हम लोग? हम निकालेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। क्या निकालेंगे? मतलब आपका ए वेक्टर इस तरफ था, बी वेक्टर आपका इस तरफ था। ठीक है, और जो आर वेक्टर आता है इनका रिजल्टेंट वो इनके कहीं बीच में आता है, ये हो गया आर वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना था? ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल था आपका कितना? ये एंगल था थीटा। लेकिन जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, कितना एंगल? लेट अल्फा एंगल बना रहा होगा। और आर वेक्टर बी के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा और लेट दिस इज बीटा। तो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। तो हमें ये एंगल भी अगर निकालने को एग्जामिनर बोले तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल निकालना आपको पैरेललोग्राम से थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो देखते हैं आपका अल्फ़ा कितना आता है और बीटा कितना आता है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल हो गया आपका क्या? अल्फ़ा, और ऊपर वाला एंगल आपका क्या हो गया? बीटा हो गया। ठीक है, ध्यान रखना थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भाई आर ए वेक्टर इतना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए आपको, बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाए, और पूछे कि भाई आर कितना और एंगल आपको दे दे तो आप आर निकाल सकते हो। लेकिन आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आपको बीटा निकालना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है? तो थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ करनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है भाई? कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? तो अल्फ़ा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ये वाला। देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो आप मैंने बनाया है, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में आप निकालिए tan अल्फ़ा। क्या निकालना है? tan अल्फ़ा। मैं इनको नंबरिंग नेम दे देता हूँ ओ, लेट दिस इज दिस पॉइंट इज, हमने क्या लिया था वहाँ पर? एस लिया था, वही लेटर हम ले लेते हैं। ये ले लिया आपने क्यू, ठीक है, ओ क्यू, और ये आ गया एस। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ क्यू एस के अंदर tan अल्फ़ा क्या होगा? तो tan अल्फ़ा क्या होता है भाई? तो tan थीटा क्या होता है किसी ट्रायंगल के अंदर? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? इस अल्फ़ा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने, एंगल इज अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने बी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस tan अल्फ़ा क्या आएगा? tan अल्फ़ा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये है बी साइन थीटा। तो पहले मैं इनमें लिख देता हूँ क्यू एस अपॉन ओ एस। ठीक है, तो tan अल्फ़ा आपका आ गया क्यू एस मतलब बी साइन थीटा अपॉन ओ एस कितना है? ओ से लेके एस तक की डिस्टेंस कितनी? यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया tan अल्फ़ा। जैसे ही आपको tan अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है आप अल्फ़ा भी निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीटा की। ठीक है, तो tan बीटा आप कैसे निकालोगे? तो क्या बीटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है? तो आप बोलोगे नहीं सर, बीटा तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो परपेंडिकुलर हमने ए पे ड्रॉ किया था, अब परपेंडिकुलर हमें किस पे ड्रॉ करना पड़ेगा? हमें बी पे ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने किसको एक्सटेंड किया था? ए को एक्सटेंड किया था। अब हमें किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने देखिए ये वाला इसको ऐसे एक्सटेंड किया था, तो और हमने बी को हम यहाँ लेके गए थे। तो ये आपका क्या है? ए है। एक चलिए, तो ये वेक्टर भी क्या होगा? ये वाला वेक्टर भी क्या होगा? ए वेक्टर ही होगा, क्योंकि इसको हमने ऐसे ही पैरेलली क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो ये बी वेक्टर और ये आपका क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। ठीक है, बी वेक्टर ए वेक्टर।
तो आप क्या करोगे, आपको बी को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से वो डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो आपके लिए जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेरा आपका सजेशन यही है कि बीटा के लिए आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप ए और बी को इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, ए और बी को इंटरचेंज कर दो। जहाँ ए है वहाँ बी लिख दो, और जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पर क्या लिख दो, बीटा लिख दो, बस। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो जहाँ फॉर्मूले के अंदर ए आ रहा है वहाँ आप बी कर दो, और जहाँ बी आ रहा है वहाँ पर आप क्या कर दो, ए कर दो। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। याद कैसे करेंगे ये फॉर्मूले, तो याद करने का वैसे तो कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिंपली याद करना ही पड़ेगा। बस इतना याद रखना, अगर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए के साथ है, तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो यहाँ पर अकेला आएगा, ठीक है। और साइन थीटा और कोस थीटा के साथ क्या आएगा, बी आएगा, दूसरा वाला आएगा, ठीक है। टेन है तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। इस तरीके से आप याद रख लोगे, ऊपर साइन आएगा नीचे कोस आएगा, ठीक है। और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो अकेला वाला है। यहाँ हम ये बीटा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है किसके साथ, बी के साथ, तो बी आएगा अकेला, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो ऊपर आता है आपका साइन, नीचे आता है आपका कोस, और जो दूसरा है ए वो दोनों के साथ चिपका हुआ होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी आप अपना मेथड लगाओ, और इनको आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये हो गया आपका टेन अल्फ़ा, और ये हो गया आपका टेन बीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ बेसिकली कब यूज़ में लेते हैं, जब मोर देन 2 वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, उनको हमें ऐड करना होता है, तो हम क्या यूज़ लेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जैसे आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स आ गए, तो अगर आपका एक वेक्टर है आपका इस तरीके से, ये हो गया आपका ए वेक्टर, और यहाँ पे हो गया आपका बी वेक्टर, और एक हो गया इस तरीके से सी वेक्टर, और एक हो गया आपका कौन सा, डी वेक्टर। मोर देन 2 वेक्टर्स आपके पास हैं, इनको अगर ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ में हमें क्या करना होता है, हमें ए बी जितने भी वेक्टर्स हैं उनका हेड से टेल हमें ज्वाइन करना होता है। क्या करना होता है, हेड से टेल, मतलब एक वेक्टर लिया, उसके टेल से दूसरे का, उसके हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन किया, फिर आगे वाले का टेल ज्वाइन किया, फिर आगे वाले का टेल ज्वाइन किया, ऐसे हमें ज्वाइन करना पड़ता है। सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे, और हमें कंप्लीट नहीं करना है, फिगर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मान लीजिए ए मेरा है, ए मेरा हो गया यहाँ पर, ए कहाँ पर है, ए हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर ऐसा है तो बी को मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, मतलब ये हो गया आपका बी वेक्टर। क्या हो गया, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। सी वेक्टर है ऐसे, सी को मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, तो ये हो गया यहाँ पर कुछ सी वेक्टर। डी वेक्टर इस तरफ से, डी को मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, मतलब ये हो गया आपका डी वेक्टर। क्या हो गया, डी वेक्टर। मतलब एक ही ऑर्डर में क्या करना है आपको, इनको ज्वाइन करना है, तो एक ओपन फिगर बनेगा यहाँ पर। ये पॉलीगन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉलीगन को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। और पॉलीगन को जो कंप्लीट करने वाली साइड होगी, और वो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होगी, इन सब का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। मतलब दिस इज द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, या फिर आप इसको क्या बोल दोगे, आर वेक्टर आप इसको बोल दोगे। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, ठीक है। अगर 2 वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें किसी पॉलीगन की साइड से इन एन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में, मतलब हेड टू टेल ज्वाइन करते रहें, देन द साइड क्लोजिंग द पॉलीगन, जिस पॉलीगन को जो साइड क्लोज कर रही है, विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये हो गया आपका फाइनल रूल, ठीक है। इसमें जो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना पड़े तो ऐसा क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड आपको निकालने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो
बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसे का मैग्नीट्यूड आपको। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स भी अगर आपको मिलेंगे तो इस तरीके से नहीं मिलेंगे। उनका तरीका हम जब क्वेश्चंस हम करेंगे आपके सामने आएंगे तो हम उनको ट्रायंगल लॉ से ही हम उनको क्या कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ट्रायंगल लॉ से हैंडल कर लेंगे या फिर हम पैरेललोग्राम लॉ से हैंडल कर लेंगे। इस लॉ को आपको कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से आपको कहीं भी नहीं पड़ेगी। तो वैसे तो चैप्टर मेरा यही प्रयास था कि चैप्टर पूरे के पूरे वेक्टर को मैं एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूं, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे तो मेरे को गालियां दोगे, इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा मेरे को एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी किस पे बेस्ड होगा, कुछ एक टॉपिक्स अपने और हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा अभी एडिशन, अभी सब्ट्रैक्शन बाकी है, मल्टीप्लिकेशन बाकी है, ठीक है। डिवीजन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन स्केलर और मल्टीप्लिकेशन और किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए मेरा एक वीडियो और आएगा, ठीक है। तो 2 वीडियोज़ में हम पूरे वेक्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और आगे वाला जो वीडियो होगा वो इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम 2 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा वेक्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और जो सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन का बटन आता है उसको प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।